A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूँगा कि आप सभी के सपोर्ट से आज हमारा जो अकेडमिया सोशल वर्क जो चैनल है उसके 1576 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हमारा चैनल जो है अब मोनेटाइज भी हो गया है। 4000 घंटे भी पूरे हो गए हैं और हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। उस सभी के लिए जितने भी सपोर्टर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए रहे हैं शुरू टाइम से ही, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ट्रस्ट करने के लिए इस चैनल पर। और मैं इसी तरीके से आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड कराता रहूँगा। और ये मेरे चैनल का डैशबोर्ड, और मैंने पूरे 1 साल मेहनत करके यूट्यूब से 178 रुपये भी कमा लिए हैं। ठीक है, 178 रुपये आ गए हैं पूरे 1 साल काम करने के बाद। चलो कोई नहीं, अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो ये आगे भी इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। आज की जो हमारी वीडियो का पर्पज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँ कि आप सभी के सपोर्ट की वजह से इतना सब पॉसिबल हो पाया है। चैनल जो है, चैनल की ग्रोथ अच्छी हो रही है और आप सभी का सपोर्ट बना हुआ है। जिस तरीके से आपने इंटरेक्शन रहा है कमेंट सेक्शन के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, जितने लोगों ने भी नोट्स लिए हैं मुझसे, उन सभी को भी थैंक यू सो मच ट्रस्ट करने के लिए और इस चीज़ों को, हमारे रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए। अब मैं चाहूँगा कि आपको मैं, जैसे आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, आपका एग्ज़ाम 16 जून को होने जा रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँ मैं और आपको कोई भी परेशानी ना आए आपके एग्ज़ाम के टाइम पर। जो भी क्वेश्चन बन पड़ेंगे, जैसा तरीका रहेगा, मैं आपके तक पहुँचाता रहूँगा चीज़ों को। तो आज हम शुरुआत करेंगे कुछ सवालों से। हम कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे 50 से लेकर 75 तक, यानी कि हम ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करेंगे अपनी इस वीडियो में। और हम समझेंगे किस तरीके का क्वेश्चन लेवल रहता है, क्या पैटर्न रहता है और एग्ज़ाम का क्या लेवल है, क्वेश्चन का क्या लेवल है, हम इनको समझेंगे। इन MCQs को अटैम्प्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये। ओके, सो आज के सेशन को शुरुआत करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है वो है आपके सामने कि व्हाट इज़ फैमिली, है ना। फैमिली इज़ ए, सबसे पहला क्वेश्चन आया है फैमिली इज़ ए। ऑप्शन ए बोल रहा है फैमिली इज़ ए रेफरेंस ग्रुप, सेक्शन बी बोल रहा है, ऑप्शन बी बोलता है प्राइमरी ग्रुप, ऑप्शन सी बोलता है सेकेंडरी ग्रुप और ऑप्शन डी बोलता है रिक्रिएशनल ग्रुप। अब इसमें आपको, चलो ठीक है, एक तरीका ये है कि हमें फैमिली के बारे में जान लेते हैं कि हाँ चलो फैमिली इज़ ए प्राइमरी ग्रुप। मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका आंसर मान लो हमने बता दिया कि फैमिली इज़ ए प्राइमरी ग्रुप, इसका आंसर होगा बी, ठीक है, ओके मान लिया। लेकिन हमें सिर्फ इस तरीके से क्वेश्चन MCQ अटैम्प्ट नहीं करने होते हैं। MCQ जब भी हम अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें हम ये भी ध्यान रखें, इस चीज़ का भी हम ध्यान रखें कि जो अदर ग्रुप, टाइप ऑफ ग्रुप इसमें डिस्कस किए हैं, लाइक रेफरेंस ग्रुप हो, सेकेंडरी ग्रुप हो या रिक्रिएशनल ग्रुप हो, उन ग्रुप के बारे में भी हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि वो ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस ग्रुप आपकी जानकारी के लिए, या क्वेश्चन आपसे अगर बन जाता है फ्यूचर में तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है कि जो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के लिए आइडल होते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री के अंदर बॉलीवुड का बहुत क्रेज़ है, लोग बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो जो उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी हर बात को फॉलो करते हैं, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, वो ग्रुप जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो ग्रुप कहलाता है रेफरेंस ग्रुप। कोई एक इंडिविजुअल जब उनको रेफरेंस करता है चीज़ों को लेकर, कि उनके रेफरेंस के थ्रू काम करता है, अपनी एक्टिविटीज़ डिसाइड करता है, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप वो होता है जहाँ पर हम इनबॉर्न होते हैं, जो कि प्राइमरी ग्रुप हमारा नेचुरल, हमें नेचर के, मतलब उसमें कोई हमारा सिलेक्शन नहीं रहता, हम खुद सेलेक्ट नहीं करते, ना हमको डिसाइड करते हैं कि हमारी फैमिली ये हो वो हो, ये सब जो है हमें ऑटोमेटिक मिलता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप वो होता है जिसको हम खुद से सेलेक्ट करते हैं, लाइक हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हम खुद उनको सेलेक्ट करते हैं कि हाँ कौन हमारा फ्रेंड है, कौन हमारा फ्रेंड नहीं है। तीसरा कि कोई हमारे कलीग, जो भी हमारे जो कलीग रहेंगे, जो यहाँ पर हम काम करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है क्या हम डिसाइड करते हैं ना किस इंडस्ट्री में हम जाना चाहते हैं, कहाँ हम काम करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। रिक्रिएशनल ग्रुप वो होते हैं जो कि दोबारा से रिक्रिएट करे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें चारों ग्रुप्स के बारे में भी पता होना चाहिए। सिर्फ हमें इतना नहीं पता होना चाहिए इस MCQ से, हम सिर्फ इतनी ही नॉलेज ना गेन करें कि फैमिली इज अ प्राइमरी ग्रुप, नहीं, हमें इसके अलावा भी ये भी जानना होगा, ज़रूरी है हमारे लिए कि प्राइमरी तो ग्रुप है फैमिली, बट रेफरेंस ग्रुप क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं, रिक्रिएशनल ग्रुप क्या होते हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदू मैरिज इज अ सैक्रामेंट यूनिटी विच मीन्स इट इज़ रिकोगनाइज्ड एज, ठीक है। अब क्वेश्चन 52 बोलता है कि हिंदू जो मैरिज है वो सैक्रेमेंट है, सैक्रेमेंट यूनिटी है। सैक्रेमेंट का मतलब होता है कि पवित्र बंधन है ना, जिसका इट इज़ रिकोगनाइज्ड एज वन ऑफ द संस्कार, क्या एक संस्कार के तरीके से माना गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट है,
एज अ डिवोर्स इज पॉसिबल है, ए पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ए राइट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप। अब इसमें आपके सामने ऑप्शन है, इसमें आपके सामने ऑप्शन जो है हम इन सबको देख लेते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन के आंसर आप बता सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट एज अ डिवोर्स इज पॉसिबल, ये इस्लामिक मैरिज जो होती है ना, इस्लाम मैरिज, उसमें माना जाता है कि मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल वो है, हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये हमारा इस्लामिक मैरिज पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज में कैसा देखा जाता है, मैरिज इज ए संस्कार, संस्कार के रूप में देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, हिंदू मैरिज इज ए सैक्रेमेंट यूनिटी विच मीन्स इट इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द संस्कार। ये संस्कार है ना, इक्वल राइट टू सिटीजन, ये तो बिल्कुल अलग ही चीज़ें हैं। फिर राइट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप या पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये डिफरेंट थिंग है। इसका जो सबसे सही आंसर है, इसका आंसर है ए। 52 का कौन सा सही आंसर है, ए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी एज अ सिस्टम, कम्युनिटी एज अ सिस्टम का पार्ट नहीं है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है पॉपुलेशन, ऑप्शन बी शेयर्ड इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज, या सी सोशल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, द एबिलिटी टू लोकेट इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। बहुत ईजी तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, सोसाइटी कम्युनिटी एज अ सिस्टम काम करती है, उसका पार्ट है पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स पार्ट है। जिसमें पॉपुलेशन नहीं है वो कम्युनिटी नहीं बन पाएगी। शेयर्ड इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज़ होती हैं कम्युनिटी की, जो उनके शेयर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं, लाइक फैमिली है ना, मैरिज, रिलीजन, ये क्या होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, शेयर्ड इंस्टीट्यूशंस एंड वैल्यूज़। ठीक है, ये भी पार्ट होता है कम्युनिटी का। सोशल इंटरेक्शन होता है किसी इंडिविजुअल का इंस्टीट्यूशन के साथ, ये भी पार्ट। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा नॉट अ पार्ट, तो पार्ट कौन सा नहीं है, द डी, डी इसका पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ लोकेट इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोसाइटी इज अ सोशियोलॉजिकल टर्म विच इज अंडरस्टूड टू मीन, इस किस लिए समझी जाती है, इन सोशियोलॉजी, सोसाइटी जो है इन सोशियोलॉजिकल टर्म है, अंडरस्टूड टू मीन मतलब इसका मतलब क्या है, सोसाइटी का मतलब क्या है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से या टर्म्स में क्या है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ रिफाइंड पीपल, बी एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरटेक सम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, ए वेब ऑफ रिलेशनशिप, या ऑप्शन सी वेब ऑफ रिलेशनशिप्स, और डी एन एसोसिएशन टू ऑनर स्कॉलरशिप्स। अब देखो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं है, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी भी बिल्कुल नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास बचता है दो, एक ग्रुप ऑफ रिफाइंड पीपल और सी बचता है ए वेब ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन अगर हम बात करें सोशोलॉजिकल टर्म्स में, तो सोशोलॉजिकल टर्म्स में ये है ग्रुप ऑफ रिफाइंड पीपल। वेब ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है उसके अंदर, बट जो है सोशोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम बात करें पर्सपेक्टिव से, तो इसका आंसर होगा हमारा ए। और किसी को डाउट है तो क्वेश्चन कमेंट कर सकता है, उसको फिर हम रिप्लाई करेंगे डिटेल में। ओके, अगर वीडियो के मैं समझाएंगे ना तो बहुत बड़ी वीडियो चली जाएगी, क्योंकि बहुत अभी क्वेश्चन अभी और अभी अटैम्प्ट करने हैं हमने। तो आगे बढ़ते हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है निकल के, सोशल कंट्रोल रेफर्स टू। अब सोशल कंट्रोल क्या होता है, व्हाट इज सोशल कंट्रोल। अब इनका ऑप्शन है पहला, ए कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑन फ्रीडम। ओके, ऑप्शन बी क्या कहता है, सपोर्ट टू एंटी सोशल बिहेवियर। ओके, सी सोशल मैकेनिज्म फॉर एनकरेजिंग कन्फर्मिटी एंड रिड्यूसिंग डेवियंस। ओके, ऑप्शन डी क्या कहता है, ट्रीटमेंट ऑफ डेवियंस। अब सबसे पहले हम इन ऑप्शनों को बोलो, मैं तुम्हें एक समझा देता हूँ सोशल कंट्रोल होता क्या है और उसके मीन्स क्या हो सकते हैं। सोशल कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल को, है ना, जब हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को जब हम कंट्रोल करते हैं एज ए सोसाइटी, हम उसके दो मीन्स हो सकते हैं। एक तो इनफॉर्मल हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है। इनफॉर्मल में हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारे कस्टम्स, है ना, वो सब क्या है हमारे कंट्रोल करते हैं हमें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना, हम क्या प्योर है क्या इम्प्योर है, वो सब चीज़ें हमें बताई जाती है। तो उससे वो हमें कंट्रोल करा जा रहा है, तो वो सोशल कंट्रोल के मीन्स हैं। फैमिली इस तरीके से बताती है, फैमिली इस तरीके से कंट्रोल करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये तो सोशल पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, अगर इनफॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो फॉर्मल में हम ले सकते हैं लॉ को, लॉ एंड ऑर्डर ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं पुलिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पुलिस जो है फॉर्मल सोशल कंट्रोल मीन्स है ना, क्योंकि वो हमें बताती है कि आपको हेलमेट पहन कर चलाना है, आपको ये नहीं करना है, आपको दूसरों को परेशान नहीं करना है, रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाना है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको जो बताती है, वो एक फॉर्मल मीन्स है, फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है। ये जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया आपको वो वो भी सोशल कंट्रोल का मीन्स है, लेकिन वो इनफॉर्मल मीन्स है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका जो सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम, ये ठीक है फ्रीडम को कहीं ना कहीं कम करती है, लेकिन सोशल कंट्रोल कंप्लीटली इसका मतलब ये नहीं है कि कंस्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम है, ठीक है। तो
रोक कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि रोकथाम करना किसी को, उन्होंने फ्रीडम पर कमी अंकुश लगाना। तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, क्योंकि सपोर्ट तो नहीं करेगा ना, एंटी सोशल बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करता सोशल कंट्रोल, बल्कि उसको रोकता है ना। उसके बाद क्या है, अब इस ऑप्शन सी क्या कहता है, सोशल मैकेनिज्म। ये एक सोशल मैकेनिज्म है जो एनकरेजिंग करता है, किस चीज़ को एनकरेज करता है, कन्फर्मिटी को, जो चल रहा है वैसा चल रहा है, सब कुछ चलने दे, कन्फर्मिटी को। और साथ जैसे पहले से ऐसा होता है आगे भी ऐसा होता रहेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सोशल कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ पर, चीज़ों को जिस तरीके से चीज़ें चलती आ रही हैं उसी तरीके से चीज़ों को चलाना। रिड्यूसिंग डेवियंस, डेवियंस का मतलब है कि ऐसा बिहेवियर जो कि अनएक्सेप्टेबल हो, तो उसको रिड्यूस भी करता है। तो इसके सही जो डेफिनेशन है वो है ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी इसके क्या है, सही डेफिनेशन है। क्या करती है, सोशल मैकेनिज्म्स फॉर एनकरेजिंग कन्फर्मिटी एंड रिड्यूसिंग डेविएंस। एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेविएंस, ट्रीटमेंट नहीं करता, कंट्रोल करता है ना मैकेनिज्म को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सोशल कंट्रोल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। अब इसमें पूछा है कौन सी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, किसका नहीं है, कल्चर का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कल्चर इज सोशल, ओके ये तो है, ये तो है। ऑप्शन बी और अडेप्टिव है, कल्चर को हम अडॉप्ट करते हैं। ऑप्शन सी कल्चर इज इनबोर्न, ये थोड़ा अलग सा लग रहा है। ऑप्शन डी का कहता है कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल, कॉम्प्लेक्स होल, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या नहीं है, तो इसका सबसे पहले इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, कल्चर इज इनबोर्न। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा टर्म है ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मैं आपको उसको थोड़ा सा समझा के भी चलूँगा ताकि आपको क्लियरिटी रहे। अगर क्वेश्चन इससे बनता है घूम के इधर से तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का देखो, सबसे पहला जो इसमें सोशल तो ठीक है, समाज। अब स्ट्रेटिफिकेशन को समझते हैं पहले। स्ट्रेटिफिकेशन का जो वर्ड है ना, वो वर्ड बना है स्ट्रेटा से। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई रॉक देखा होगा, रॉक का मतलब पत्थर, उस पर आपने लेयर्स देखी होंगी। आपने बहुत बारीक से अगर देखने की कोशिश किया होगा उस पत्थर को, तो उस पर कुछ लेयर्स बनी होंगी। उस लेयर्स में कुछ लेयर्स नीचे होंगी, कुछ लेयर्स ऊपर होंगी। इसी तरीके से वो बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है वो, अब उसने पूछा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब हमारे समाज में जो लेयर्स बनी हुई हैं, एक स्ट्रेटा बना हुआ है, उसको हमें समझना है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स सोशलाइजेशन, ओके, ये ऑप्शन ए कह रहा है, ठीक है, बाकी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है, सोशल चेंज, ओके। ऑप्शन सी क्या कहता है, डिवीजन ऑफ लेबर, ये बहुत करीब है उसके। और नेक्स्ट है डी, डिवीजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड सोशल स्टेटस। तो इसका सही, बिल्कुल सही जो डेफिनेशन है वो है इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का कहता है, ऑप्शन डी क्या कहता है कि डिवीजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ एंड सोशल स्टेटस। अब जो हम लोगों को बांट देते हैं, लोगों को डिवाइड कर देते हैं उनके बर्थ के वजह से और उनके सोशल स्टेटस के वजह से, तो वो क्या कहलाता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ना कि सोशलाइजेशन और ना ही सोशल चेंज और ना ही डिवीजन ऑफ लेबर। और जिससे हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बातें करते रहते हैं, हमारे सामने आती रहती हैं टर्म के वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। बहुत बड़े आदमी कहने का सेंस क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि वो 15 फुट के हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो फिजिकली बहुत बड़े आदमी का मतलब 15-20 फुट के हैं वो, ऐसा तो नहीं, वो नॉर्मली वही 5-6 फीट की हाइट होती है ना। लेकिन वो जो बड़े आदमी हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके सोशल स्टेटस की वजह से, है ना। उनका जैसे हम सो कॉल्ड, हमने जो हायरार्कीज़ बनाई हुई हैं सोसाइटीज़ में, जो हायर कास्ट लोअर कास्ट यानी ये सब चीज़ों को डिफ़ाइन करती है, वही चीज़ें वो क्या करती है, वो हमें बड़ा छोटा जो बना रही है, वो उस बिहाफ पर कह रहे हैं कि बड़े आदमी हैं और छोटे आदमी हैं, ये सब वगैरह वगैरह, ये सब टर्म वहाँ से आती है, ठीक है। तो वही क्या कहता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट एस्क्राइब्ड स्टेटस। अब देखो दो वर्ड है, एस्क्राइब्ड और एक होता है एस्क्राइब्ड और एस्क्रिप्शन। टैलगट पार्सन ने दिया था एस्क्राइब्ड और अचीव्ड, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड दो टर्म हैं। अब एस्क्राइब्ड और अचीव्ड को समझेंगे हम, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, ये पहला ऑप्शन है प्रोफेशन, एस्क्राइब्ड, ओके। ऑप्शन बी कास्ट, ऑप्शन सी कलर, ऑप्शन डी रिलीजन। अब एस्क्राइब्ड क्या होता है, एस्क्राइब्ड का मतलब वो होता है जो आपने अपने बिहाफ पर, एस्क्राइब जो आपको मिल चुका है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा है, जो आपको मिल चुका है, आपको सोसाइटी ने, आपकी फैमिली ने आपको दे दिया है, वो एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है। टैलगट पार्सन ने इसके बारे में अच्छे से समझाया है। उन्होंने बोला है कि एस्क्राइब्ड स्टेटस और
एस्क्राइब्ड और बोला अचीव्ड। तो दो तरीके के। एस्क्राइब्ड वो होता है कि जो आपको बिना किसी मेहनत के किए हुए मिल गया हो। फॉर एग्जांपल कास्ट, जिसमें अगर आप बोर्न हो गए तो आपने उसके लिए ना कोई फॉर्म भरा है, ना ही आपने किसी तरीके कोई अर्जी लगाई थी कहीं पर, तो वो आपको मिल गई है, तो उसको क्या बोलते हैं, कास्ट। तो क्या वो एस्क्राइब्ड है। आपका कलर, स्किन का कलर क्या है वो भी आपका एस्क्राइब्ड है, आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। रिलीजन, जिसमें आप उसमें पैदा हुए हैं तो आपको वो मिल ही जाता है। बाद में वो अलग चीज़ है, बहुत रेयर चीज़ों में केसेस ऐसे भी हैं कि चेंज कर लेते हैं, बट आपको मिल जाता है वो, ठीक है। तो इसमें प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ है जो अचीव्ड होती है। कोई भी आप प्रोफेशन अपने स्किल सेट के बिहाफ पर ही ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ए, प्रोफेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है सोशलाइजेशन मीन्स। सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सोशलाइजेशन मीन्स डेवलपिंग फ्रेंडशिप विद अननोन पर्सन। क्या ये सोशलाइजेशन का मतलब होता है? ऑप्शन बी एंश्योरिंग इक्विटी इन द सोसाइटी। ओके, ऑप्शन बी क्या कहता है? ऑप्शन सी क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। या डी क्या कहता है हमारा? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैपो विद क्लाइंट्स। अगर सोशलाइजेशन की आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, इस चैनल पे मैंने डिस्कस किया है उसी के बारे में, तो आपको वो मिल जाएंगी। आप उसमें एक बार अगर आपने वो अटैम्प्ट वो देखी होगी, आपने समझा होगा उसको, तो आप इसका आंसर बहुत ईजीली कर पाएंगे, ठीक है। इसको अगर आप अच्छे से और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अभी मैं इसका आंसर बता के आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है हमारा सी, द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, नेम ऑफ द मूवमेंट विच हैज़ कॉम्युनल एंड इकोनॉमिक रूट्स। अब कॉम्युनल रूट्स भी हैं और इकोनॉमिक रूट्स भी हैं। अब इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए नक्सलाइट मूवमेंट, ऑप्शन बी तेभागा मूवमेंट, ऑप्शन डी तेलंगाना मूवमेंट और ऑप्शन डी मोपला मूवमेंट। तो इसका सही आंसर है, कॉम्युनल भी है और इकोनॉमिक रूट्स भी हैं, वो है हमारा मोपला मूवमेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 61। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 61 पहला ऑप्शन है, वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हु अमोंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द टर्म पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसने टर्म जो है इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन है जे बर्नहम, बी जे के गलब्रेथ, डी सी डिनायल बेल या फिर डी आर डेहरनडोर्फ, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो टर्म जो सबसे पहले दिया था वो दिया था हमारे डिनायल बेल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when migration to urban areas exceed the rate of industrialization in the city it is a state of dash। अब वो कौन सा स्टेट है? अब उन्होंने पूछा है कि जब माइग्रेशन हो किसकी तरफ, शहरी एरिया की तरफ हो, जब एक्सीड रेट हो जाए उसका ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द सिटी, इट इज़ अ स्टेट ऑफ, वो कौन सी स्टेट है? ऑप्शन ए अर्बनाइजेशन, ऑप्शन बी ओवर अर्बनाइजेशन, ऑप्शन सी कल्चरल लैग या ऑप्शन डी इंडस्ट्रियलिज्म। देखो ऑप्शन ऑटोमेटिकली इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले तो कल्चर लैग नहीं होगा, कल्चर लैग अलग चीज़ होती है। कल्चरल लैग अगर मैं आपको नहीं पता, चलो मैं थोड़ा सा बता के चल देता हूँ यहाँ पर। कल्चरल लैग वो होता है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ को हम अडॉप्ट करने में जब हम टाइम ले लेते हैं। अब सबसे अच्छा बहुत ही प्राइम एग्जांपल अभी के हाल फिलहाल के दिनों में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ऑनलाइन पेमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में जाते हैं, कुछ बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं ज़्यादातर वो पहले से दुकान चला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी खुद पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, तो वो बहुत कतराते हैं यूपीआई से पेमेंट लेने में और सब चीज़ों में थोड़ा इनसिक्योरिटी सी रहती है, उनको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो उसमें टाइम तो लगेगा, अडॉप्ट कर लेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन उसको जो लैग हो रहा है, जो उसमें टाइम लग रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कल्चरल लैग, ठीक है। तो कल्चरल लैग वो होता है। अर्बनिज्म आपको पता ही है, ओवर अर्बनिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म, वो दोनों अलग अलग, ये सब अलग हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है कि क्या होता है वो स्टेट, तो सीधा इसका आंसर है बी, ओवर मोबिलाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। वो पूछता है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आप पूछ लेंगे मॉडर्नाइजेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला माइग्रेशन, क्या माइग्रेशन मॉडर्नाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है? ओके, अगर एक ऑप्शन ऐसा कह रहा है तो देखते हैं आगे क्या है। ऑप्शन बी सोशल मोबिलिटी, ऑप्शन सी स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ डिपेंडेंसी, या डी चेंज इन सोशल वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्पिरेशंस। ये बोलता है मॉडर्नाइजेशन। तो इसका सही डेफिनेशन है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कहता है? चेंज इन सोशल वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्पिरेशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। वो बात करता है हमारा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI इज़ डेवलप्ड बाई। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है किसके द्वारा बनाई गई है? सबसे पहला WHO, उसके बाद WTO, FAO, UNDP।
अब इसमें आपके सामने है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है, ना तो WHO ने बनाई है वो, ना WTO ने बनाई है, ना ही FAO ने बनाई है, यानी फूड एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद है हमारा ऑप्शन डी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका आंसर है डी, ये UNDP ने डिज़ाइन की थी या डेवलप की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65, WTO इज़ कंसर्न विद, WTO किससे जो इंटरनेशनल बॉडी है इसका क्या मेजरली क्या काम है। पहला ऑप्शन है बोरोइंग एंड लैंडिंग द इंटरनेशनल लेवल, ओके। ऑप्शन बी क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस, ओके। ऑप्शन सी द वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एट द इंटरनेशनल लेवल एंड द पॉलिसीज पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंज एट इंटरनेशनल लेवल। इसमें दो तो कोई ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट कर सकता है बहुत ईजिली, क्योंकि WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रेड से जहाँ पर रिलेटेड बात होगी वहीं पर ये इसका जो है वहीं हमारा आंसर सही जाएगा। तो ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज का ऑप्शन तो हट ही जाता है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हट जाते हैं, ऑप्शन बी और ए रह जाते हैं हमारे पास। बोरोइंग लैंडिंग इंटरनेशनल लेवल्स ये नहीं होता है, ये WBO है, IMF है, ये सब काम करता है। बट जो इसमें जो सही आंसर है इसका आंसर है बी, मैनेजमेंट ऑफ रूल्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड बिटवीन नेशंस, तो इसका सही आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है हमारा बी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 तरफ है, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि डनकन सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स SEI है ना, मेजर्स वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें किसको मेजर करता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑक्यूपेशनल गोल्स, ऑप्शन बी सम ऑफ ऑक्यूपेशनल एजुकेशन एंड इनकम, ऑप्शन सी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स और ऑक्यूपेशनल एडवांटेजेस, इन सब के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जिसमें कि सम होता है, किसका सम होता है, सम ऑफ ऑक्यूपेशनल एजुकेशन और इनकम, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम सीक्स टू प्रोवाइड गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एट द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज एट लीस्ट कितने के लिए, एक सेकंड, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑप्शन है हमारा 150 डेज, ऑप्शन बी 365 डेज, और ऑप्शन सी 100 डेज, और डी 90 डेज। इसमें ये कह रहा है जो मनरेगा है, ऑप्शन का क्वेश्चन ये है कि मनरेगा जो स्कीम है उसमें कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड प्रोवाइड कराता है स्टेट। तो 150 डेज है, 365 डेज है, 90 डेज है कि 100 डेज है। इसका आंसर बहुत ईजी है, इसका आंसर है सीधा 100 डेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय, अब जो HD वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है HDR जो आती है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड बैंक के, ऑप्शन बी UNDP, ऑप्शन सी सिविकस, ऑप्शन डी यूनिसेफ। तो यूनिसेफ तो नहीं है, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स वगैरह हैं मेजरली उसी पर वर्क करता है ये। तो ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है, वर्ल्ड बैंक नहीं करता है, इसका करता है UNDP, है ना। ऑप्शन नंबर 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका आंसर है UNDP। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 बात करता है मेक इन इंडिया कैंपेन इज़ प्राइमरली इंटेंडेड टू। अब इसका जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, कैंपेन है, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ओके। ऑप्शन बी प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ओके। ऑप्शन सी बूस्ट इकोनॉमी, ओके। ऑप्शन 4 ऑर्गेनाइज इनोवेटिव प्रोग्राम्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बहुत ईजी है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है हमारा। अगर ऑप्शन ए अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उस ऑप्शन को ही हटा सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल कंफर्म है, जैसे कि इसमें ऑप्शन ए नहीं दिया हुआ है तो इसको हम हटा सकते हैं ना, ऑप्शन ए इसमें भी नहीं दिया तो इसको भी हटा सकते हैं। हमारे पास अब दो बचे हैं, बी और डी। अब उसमें बात करता है प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी, हाँ ये जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करता है, तो जिसमें टू नहीं है उसको भी हटा दो, तो हमने जिसमें टू नहीं है उसको भी हटा दिया, तो इसका आंसर सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास डी, 1, 2 और 3। ओके, ऐसे इस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, जो इसमें इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्रिमिनल लॉ फॉल्स अंडर a theory of justice that consider proportionate punishment morally acceptable response to crime। अब इसका ऑप्शन है आपके करेक्टिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस या रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसमें कौन सा, मतलब उसमें बात कर रहे हैं ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो कौन सी थ्योरी ऑफ जस्टिस है जो कंसिडर करती है कि प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट मोरली एक्सेप्टेड रेस्पॉन्स टू रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है हमारा डी, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके, ये रहा इसका सही आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71,
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अब इसमें क्वेश्चन, अब इसमें ऑप्शन आप सबके सामने जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये डीपीएसपी से ऑप्शन है सारे। अब जिसे मैं पहली बार भी बताता चल रहा हूँ, मेरे नोट्स में मैंने मेंशन किया है सब कुछ कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स तो बहुत ही ज़रूरी है उनको कवर अप करना, एक एक आर्टिकल को एक बार कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है जिसमें बात की गई है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अगर इसमें होता आर्टिकल 21A तो वो भी सही आंसर था, लेकिन उन्होंने डीपीएसपी दिया ही, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए, सीधा डीपीएसपी से पूछा है। तो डीपीएसपी में जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, तब सबसे पहले देखते हैं क्या उसके बाद है 45, 46, 47 और 48। ठीक है, ये सभी अलग अलग हैं। तो इसमें देखो मैं याद करने के लिए किस तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे कि 44 है, आर्टिकल 44 है, वो मेजरली सभी को याद है, जो बात करता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर हम बात करें मैटरनिटी रिलीफ की तो वो सभी को, ऑलमोस्ट सभी को याद रहता है। 42 आर्टिकल है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपलसरी एजुकेशन की तो हम बात करते हैं 46 की, 45 की, आर्टिकल 45 की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर इसका सही होगा आर्टिकल 45। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द सेक्शंस ऑफ इंडियन पिनल कोड IPC डील्स विद क्रूएलिटी टू वुमेन बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। ओके, तो ऑप्शन आपके सामने है सेक्शन 198A, सेक्शन 298A, ऑप्शन 2 398A, सेक्शन 498A। तो मैं जैसे कि मैंने एक प्रिजन सेटिंग में वर्क किया है, मैं ज़्यादातर मैं रहा हूँ प्रिजन सेटिंग में। मेरा लास्ट का पूरा सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर मेरा करेक्शनल सेटिंग्स में ही फील्ड में गुजरा है। तो वहाँ पर मुझे IPC की काफ़ी सारी, जो मैं बार बार फ्रिक्वेंटली देख रहा था कि हाँ ये बार बार रिपीटेड हो रही हैं, तो उनमें से एक सेक्शन ये भी था, वो था, मैं इसलिए मुझे हमेशा याद रहता है, इसलिए इसका सेक्शन है D, सेक्शन 498A। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल पॉलिसी इनटू सोशल सर्विस इज। अब वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस जो ट्रांसलेट करता है सोशल पॉलिसी को सोशल सर्विस में, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेसेस, इसका ऑप्शन है आपके सामने सोशल वेलफेयर, ऑप्शन B सोशल एक्शन, ऑप्शन D ऑप्शन C सोशल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑप्शन D पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। जब हम सोशल पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हैं, किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, हम डिज़ाइन कर रहे हैं सोशल पॉलिसी को सोशल सर्विस में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो हमारा बन जाता है क्या, सोशल वेलफेयर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा A सोशल वेलफेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो 74 है, वो है मैच द फॉलोइंग ऑफ द ईयर कमेंसमेंट। अब इसमें पूछा है कि कौन से ईयर में क्या कुछ हुआ है। ठीक है, सबसे पहले पूछा है ना ह्यूमन राइट्स कब आया है ना। तो ह्यूमन राइट्स के लिए सारी ईयर दी हुई है, इधर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ईयर दी हुई है, और कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स के ऊपर इधर ईयर दी है, और नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन के ऊपर भी इधर एक ईयर दे रखी है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पूछा है कि करेक्ट क्या है इसमें। तो आपके सामने ऑप्शन है, सबसे पहले देखो आपका सामने आंसर बहुत ईजी से निकाल पाओगे आप, सिर्फ इनमें से अगर आपको 2 या 3 का भी अगर आपको पता हो गया ना कि किसका कौन सा ईयर है, तो आप इजीली इसको कर जाओगे। सबसे पहला ही देख लेते हैं, सबसे पहला है ह्यूमन राइट्स। हम सबको याद होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स 1948 को हुए थे, 9840 ईयर थी, तो इसका A का 1 होना चाहिए। अब ऑप्शन में आ जाओ, ऑप्शन में D के सामने 1 है, तो सीधा हमारा आंसर आ गया, ये रहा। D के सामने 1 है तो सीधा इसका आंसर आ गया हमारा D। तो सभी जो हैं जितनी भी सामने दी हुई हैं ये सभी करेक्ट हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949। अब क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि नहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो 1950 में लागू हुआ था, ये 49 नहीं, तो गलत है। गलत नहीं है, सही है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कम्प्लीटली जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो हुआ था 26 Jan 1950, बट उसका कुछ पोर्शन जो है हमारा वो इम्प्लीमेंट हो गया था नवंबर 1949 में भी। ओके, और आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, तो उसके लिए हो सकता 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतने टाइम में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेवलप हुआ है। ठीक है, आप सभी को डेट याद या ईयर याद रखना, अगर आपसे वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। कौन से राइट्स ह्यूमन राइट्स हैं। सबसे ऑप्शन ए राइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ऑप्शन बी राइट्स विच आर फंडामेंटल। ऑप्शन सी राइट प्रोवाइडेड टू ऑल ह्यूमन बींग्स बाय नेचर। ओके, ऑप्शन डी राइट्स डिजायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। देखो डिजायर्ड तो नहीं है ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों को काट देते हैं
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर भी हमारे कुछ राइट्स हैं, यूएन जो हमारे ह्यूमन राइट्स चलते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड नहीं सिर्फ वही नहीं होते ह्यूमन राइट्स। दो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, ये दो हमारे पास बचते हैं, जिसमें है विच आर फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब एसेंशियल, इतना ऐसा राइट्स कि एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सके, अपना आपको अच्छा जो भी वो लाइफ में अचीव करना चाहता है वो कर सके, उसको इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाए, है ना। तो वो सब, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा बी। ओके, आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। जो भी कुछ मेरे से छूटा है वो आप मुझे बता सकते हैं, और अभी तक यहाँ पर जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मैं किसी कारण की वजह से बिज़ी था, अपने मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम थे और भी अदर चीज़ें चल रही थी, डिसर्टेशन भी मैंने इस बार लिखा है तो उसमें भी मैं काफ़ी टाइम तक बिज़ी था, लेकिन अब वो सब चीज़ हो गया है और अभी मैं प्लेसमेंट भी हो गया है मेरा, तो मैं जा रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ मैं 2-3 दिन बाद मैं ज्वाइन कर रहा हूँ अपनी जॉब को, तो वहाँ भी कंटिन्यू करना है। तो फिर लेकिन मैं वीडियो का सिलसिला जारी रखूँगा और आपसे बीच बीच में अपडेट भी लेता रहूँगा। आपके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, 16 को आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं 16 को ही आपसे इंटरेक्ट करूँगा लाइव सेशन में आके, ताकि हम जान सकें किस तरीके क्वेश्चन रहा था, क्या क्वेश्चन था, और हमारा इंटरेक्टिव उसको रख सकें। फिर उसके बाद कुछ हम एक आइडिया लगाएंगे क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या नहीं जा सकती, फिर आगे का जो डिस्कशन होना है हम करेंगे। इसका एग्ज़ाम के होने के बाद जो भी कोई पैटर्न रहेगा, चाहे इंटरव्यू के लिए हो कि नहीं हो, या फिर क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन का, उसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।